हेलो एवरीवन। एमपी के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम BTER 2004 फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट ए और बी सॉल्व किया था। आज हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडक्टर्स। Inductor is a passive component which is used to store the energy in the form of magnetic field, and its unit is Henry, and it is represented by L. There are three type of inductors according to वैल्यू के आधार पर बात करें तो फिक्स और वेरिएबल। जिन इंडक्टर की वैल्यू फिक्स होती है उनको हम फिक्स इंडक्टर कहते हैं, ये उसका सिंबल होता है। जिन इंडक्टर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल इंडक्टर्स। अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग बात करें तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी इंडक्टर, फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी इंडक्टर। ऑडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज को। तो जो इंडक्टर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में काम करता है उसको बोलते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी इंडक्टर। रेडियो फ्रीक्वेंसी कहा जाता है 20 किलो हर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज के रेंज को। तो जो इंडक्टर 20 किलो हर्ट्ज और 300 गीगाहर्ट्ज बीच की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी इंडक्टर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कोर। कोर मतलब जिस भी मटेरियल पे हम वाइंडिंग लपेटते हैं उसको बोलते हैं कोर। और अगर हमने सिंपल कोर बनाया है, बीच में एयर है, तो उसको हम कहते हैं एयर कोर इंडक्टर। आयरन कोर इंडक्टर, फेरेट कोर इंडक्टर। एयर कोर इंडक्टर, एयर कोर इंडक्टर मैक्सिमम हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं हम, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पे एयर का जो एयर में लॉसेस होते कम होते हैं, तो इसको हाई फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। और इसका जो इंडक्टेंस की वैल्यू होगी वो होगी 5 माइक्रो हेनरी तक हमको इंडक्टेंस मिलेगा। और ये जो वायर होगा ये इंसुलेटेड कॉपर वायर होगा यहाँ पर। एयर कोर इंडक्टर को वहां यूज करते हैं जहां जहां हमको इंडक्टेंस कम चाहिए और हाई फ्रीक्वेंसी हो। नेक्स्ट इज आयरन कोर इंडक्टर। हमको जब इंडक्टेंस की वैल्यू और ज़्यादा चाहिए तो हम आयरन की रॉड यूज़ करेंगे। उस रॉड के ऊपर हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटेंगे, यहाँ पे वाइंडिंग बनाएंगे, तो इंडक्टर बनेगा आयरन कोर इंडक्टर। और इससे जो हमको इंडक्टेंस की वैल्यू मिलेगी वो 0.1 हेनरी से 50 हेनरी के बीच में मिलेगी। और लो पावर में हम इसको यूज़ करते हैं। और इनकी जो यूज़ हैं ये ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं, लेमिनेटेड कोर में यूज़ करते हैं। और ये इसका सिंबल है, आयरन कोर इंडक्टर का ये सिंबल ऐसे शो करते हैं। लो पावर में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप फेरेट कोर इंडक्टर। हमको इंडक्टेंस की वैल्यू और ज़्यादा चाहिए तो हम थर्ड टाइप यूज़ करते हैं फेरेट कोर इंडक्टर। इसमें हम क्या करेंगे कि फेरेट की रोड के ऊपर हम जो इंसुलेटेड कॉपर है उसकी वाइंडिंग बनाएंगे। और फेरेट कोर इंडक्टर होगा वो टोरॉइड शेप में होगा। ये जो राउंड शेप होता है उसको टोरॉइड कहते हैं। एक रिंग के शेप में होगा और जो इंडक्टेंस की वैल्यू मिलेगी वो 1 मेगा हेनरी से 1 मिली हेनरी के बीच मिलेगी। और इसका यूज़ किया जाएगा ऑडियो फ्रीक्वेंसी से लेकर रेडियो रेडियो फ्रीक्वेंसी तक यूज़ करते हैं हम इसको। हाई पावर में यूज़ करते हैं। अब ये जो इंडक्टेंस है ये यूज़ करते हैं फिल्टर्स में, डिस्क्रिमिनेटर्स में और पावर सप्लाई सर्किट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। Explain the working of NPN transistor and draw the characteristics. The device which transfer resistance from one channel of other circuit is known as transistor. It is also called bipolar junction transistor। इसको BJT भी कहते हैं क्योंकि दो टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन और होल। तो हम अगर इसकी बनाने की बात करें तो हमने पढ़ा था एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। तो एन टाइप का मटेरियल, दो एन टाइप के मटेरियल लेंगे हम सेमीकंडक्टर में, उसके बीच में पी टाइप को सैंडविच कर देंगे बाय यूजिंग सम इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक, जैसे आईसी बनती फैब्रिकेशन होता है उस टेक्निक से। तो यहाँ पर एन पी एन बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे तीन टर्मिनल हैं, इसको इमीटर बोलते हैं। इमीटर, बेस, कलेक्टर। इमीटर है नेगेटिव, बेस पॉजिटिव और कलेक्टर नेगेटिव। इमीटर का क्या काम है? इमीटर टर्मिनल इज हेवीली डॉप्ड एंड इमीटर का काम है सब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना। ये इमीटर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करता है, इलेक्ट्रॉन इमिट करता है और आगे हम पहुंचा था आगे सर्किट में। बेस, बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज लाइट डॉप्ड। ट्रांजिस्टर की जो बेस होता है उसका डोपिंग लाइटली होती है। इसकी वजह से बहुत कम इलेक्ट्रॉन ही रिकमेंड होते हैं और बाकी की बेस करंट बन जाती है। कलेक्टर,
थर्ड टर्मिनल है उसको कलेक्टर बोलते हैं। कलेक्टर की डोपिंग मीडियम होती है, बेस से ज्यादा बट इमीटर से कम, मॉडरेट बोलते हैं। और जो भी इलेक्ट्रॉन बेस से बचेंगे रिकमेंड होने के बाद उसको ये कलेक्ट करेगा। तो जब भी हम सर्किट को स्टार्ट करेंगे तो ई मीटर और बेस है, यहाँ पे हम बायसिंग लगाएंगे फॉरवर्ड बायस। यहाँ एक बैटरी ऐसे लगाएंगे, इस नेगेटिव से बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट हो, इस पॉजिटिव से बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट हो। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे, और ये पॉजिटिव नेगेटिव ये बेस कलेक्टर जंक्शन है, यहाँ पर इस नेगेटिव के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, और इसके साथ नेगेटिव कनेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, ये हो जाएगा रिवर्स बायस। हम कह सकते हैं कि ई मीटर बेस जंक्शन होता है फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस जंक्शन होता है रिवर्स बायस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इमीटर से इलेक्ट्रॉन इमिट्स होंगे, और पी रीजन में रिकमेंड होंगे। पी की साइज छोटी होने से बहुत कम इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकमेंड हो पाएंगे, टक्कर हो पाएगी यहाँ पर। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे इमीटर से, उससे इमीटर करंट बनेगी। और जो बेस में रिकमेंड होंगे होल के साथ टकराएंगे पी टाइप के साथ, उससे बेस करंट बनेगी। और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाएंगे कलेक्टर पर, और कलेक्टर उनको कलेक्ट कर लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर कलेक्ट होंगे उनकी वजह से बनेगी कलेक्टर करंट। तो हम एग्जाम्पल के समझते हैं, अगर 100 इलेक्ट्रॉन इमीटर से निकले यहाँ पर, तो 20 इस बेस रीजन में टकराएंगे और वो बनेगी बेस करंट। बाकी के 80 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिना टकराए निकल जाएंगे कलेक्टर की तरफ, क्योंकि बेस की साइज बहुत छोटी है, तो सारे इलेक्ट्रॉन टकरा नहीं पाएंगे, और 80 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे कलेक्टर की तरफ, तो वो बनेगी कलेक्टर करंट बनेगी। इमीडिएट करंट सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद कलेक्टर करंट, और सबसे कम होती है बेस करंट, क्योंकि बेस का एरिया बहुत छोटा है। तो हम कह सकते हैं इमीटर करंट इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। फॉरवर्ड बायस अप्लाई टू इमीटर बायस जंक्शन, रिवर्स बायस अप्लाई टू कलेक्टर बेस जंक्शन। अब बात करें कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को यूज करने के तीन तरीके हैं। अगर हम ट्रांजिस्टर को ऐसे यूज करते हैं जिसमें कलेक्टर ऊपर हो, बेस बीच में हो, इमीटर नीचे हो, तो किसी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमको 4 पॉइंट चाहिए। तो अगर इमीटर को कॉमन कर लेते हैं, इमीटर को दोनों के लिए कॉमन ले लेंगे इनपुट आउटपुट के लिए, तो उसको कहते हैं कॉमन इमीटर। यानी इमीटर इनपुट के लिए भी काम आएगा और आउटपुट के लिए काम आएगा। तो वन टर्मिनल ये, सेकंड टर्मिनल ये बन जाएगा, थर्ड ये बन जाएगा, फोर्थ। तो दो इनपुट के साइड हैं, दो आउटपुट के साइड हैं, इसको बोलते हैं कॉमन इमीटर। ये इमीटर इनपुट के लिए भी काम कर रहा है, आउटपुट के लिए काम कर रहा है। तो अगर हम बात करें, तो ये बेस है, बेस में करंट फ्लो होगी आई बी, इनपुट करंट आई बी बोलते हैं इसको। और बेस और इमीटर के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको बोलते हैं इनपुट वोल्टेज वीबीई। बी और ई, तो वीबीई लगा दिया यहाँ पे। ये बैटरी है फॉरवर्ड बायस के लिए। अगर हम कलेक्टर और इमीटर के बीच की बात करें, तो यहाँ पे लगाएंगे रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस लगा रखा है। करंट होगी आईसी, आउटपुट करंट होगी क्योंकि कलेक्टर है इसलिए करंट फ्लो होगी आईसी। और सी और ई के बीच में वोल्टेज होगा वीसीई। तो हम कह सकते हैं इनपुट वोल्टेज वीबीई, इनपुट करंट आईबी, बी और ई के बीच में। इनपुट आउटपुट वोल्टेज वीसीई, आउटपुट करंट आईसी, किसके बीच में, सी और ई के बीच में। तो जो भी इनपुट वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे बी और बेस और इमीटर के बीच में अप्लाई करेंगे, और करंट फ्लो होगी आईबी। और आउटपुट वोल्टेज हम कलेक्ट करेंगे, वो कलेक्टर और इमीटर बीच में कलेक्ट करेंगे, उसका नाम होगा वीसीई। और आउटपुट करंट फ्लो होगी आईसी। अब हम बात करें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर। बेसिकली ट्रांजिस्टर का यूज कहाँ करेंगे हम, कि जहाँ भी स्मॉल सिग्नल है हमको उसको एम्पलीफाई करना, उसकी सिग्नल की वैल्यू बढ़ानी है, वोल्टेज लेवल बढ़ाना है, वहाँ हम ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। तो ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर काम आता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो ट्रांजिस्टर the input characteristics are relationship between input voltage and input current keeping the output voltage is constant। तो हमें लास्ट सर्किट देखा था हमने कि इनपुट वोल्टेज है वीबीई, इनपुट करंट है आईबी, और व्हेन आउटपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट, द ग्राफ बिटवीन वीबीई एंड आईबी व्हेन वीसीई इज कांस्टेंट इज नोन एज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने क्या किया, वीसीई की वैल्यू ले ली 0 वोल्ट के लिए, और वीबीई की वैल्यू को बढ़ाते गए, और आईबी नोट की। आईबी की यूनिट होगी माइक्रो एम्पियर, क्योंकि बेस की एरिया बहुत छोटा है तो करंट माइक्रो एम्पियर में आएगी। वीबी की वैल्यू हम नोट करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, और हम ग्राफ नोट करेंगे। एक बार वीसी की वैल्यू 0 होगी, अगली बार वीसी वैल्यू चेंज करेंगे, फिर वीसी 20 वोल्ट करेंगे। अलग वीसी की वैल्यू के लिए हम वीबी और आईबी की वैल्यू नोट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो वो ग्राफ ऐसा आएगा, ओम्स लॉ को फॉलो करता हुआ आएगा। इसको कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर।
आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है द ग्राफ बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट कीपिंग द इनपुट करंट कांस्टेंट। अगर हम बात करें तो आउटपुट वोल्टेज होता है VCE, आउटपुट करंट है IC जिसकी यूनिट मिली एम्पियर में है। The graph between VCE and IC when input current IB is constant is known as output characteristics। तो हम एक बार IB की वैल्यू जरूर रखेंगे, फिर VCE की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे और IC की वैल्यू नोट करेंगे, तो ग्राफ ऐसी लाइन आएगी। फिर अगली बार IB की वैल्यू 20 माइक्रो एम्पियर कर देंगे, फिर VCE और IC में ग्राफ खींचेंगे, ऐसा आएगा। तो ऐसे IB की अलग अलग वैल्यू के लिए VCE और IC में ग्राफ इस तरह से आएगा। इसको कहते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमिटर। Next question is write the NAND and NOR gate truth table with their symbol। NAND gate हमने पढ़ा था कि NAND gate का सिंबल होता है वो AND gate के सिंबल के आगे नॉट गेट लगा देंगे, तो ये बबल लगा दिया, ये नॉट गेट बन जाएगा। तो C इक्वल टू A डॉट B का बार, ये बार शो कर रहा है कि ये पे नॉट गेट लगा हुआ है, और ये एंड गेट का इक्वेशन है C इक्वल टू A डॉट B का बार। हमने दो इनपुट दिया है यहाँ पे AB 0 0 0 1 1 0 1 1। जो आउटपुट होगा A का B के साथ NAND, तो जब 0 से इनपुट होगा तो आउटपुट हाई आएगा, क्योंकि 0 को 0 मल्टीपल करेंगे 0 आएगा, और 0 का हम इन्वर्ट करेंगे तो 1 आएगा। 0 1 का मल्टीपल करने से 0 और आउटपुट आएगा 1। 1 0 होगा तो मल्टीपल 0 आएगा और उसका इन्वर्ट करेंगे तो 1 आएगा। और जब दोनों इनपुट 1 1 होंगे तब आउटपुट 1 आएगा, और यहाँ पर बार लगने से यहाँ पर आउटपुट 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं NAND गेट में कि जब भी एक भी इनपुट लो होगा, आइदर इनपुट इज लो, कोई भी एक भी इनपुट लो होगा तो आउटपुट हाई आएगा, और जब दोनों इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट हाई आएगा। ये NAND गेट का ट्रुथ टेबल है। नॉर गेट, नॉर गेट बनता है नॉट प्लस और गेट से। तो ये और गेट की आपका सिंबल है, इस और गेट के आगे हमने एक बबल लगा दिया, ये बन गया आपका नॉर गेट। तो C इक्वल टू A प्लस B का बार, ये A प्लस बी शो कर रहा है, और गेट का सिंबल शो कर रहा है, ये और गेट की इक्वेशन है, इसके ऊपर बार लगा दिया। इनपुट 0 0 0 1 1 0 1 1, आउटपुट A नॉर B। तो 0 का जब दोनों इनपुट 0 होंगे तो और गेट का आउटपुट 0 आएगा, और का रिवर्स करेंगे तो 1 आएगा। जब 0 0 1 इनपुट देंगे तो और गेट आउटपुट 1 आता है, और 1 को रिवर्स करेंगे, बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे 0 आएगा। 1 0 यूज करेंगे तो आउटपुट 0 आएगा, 1 1 यूज करेंगे तो आउटपुट 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जब भी यहाँ पे इनपुट एक भी 1 है, एक भी इनपुट 1 होगा नोर गेट के अंदर, तो आउटपुट आएगा लो। एक भी इनपुट अगर लो है यहाँ पे किसी में भी, तो आउटपुट क्या आएगा? लो आएगा। और अगर दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट क्या आएगा? हाई आएगा। ये इस नॉर गेट का कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, कंपेयर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट की जो क्वांटिटी होती है टर्म्स, उसको कंपेयर करना है। अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो वहां होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। E इक्वल टू होता है IR, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, उसको हम F से डिनोट करते हैं, और F का फॉर्मूला होता है फाई इंटू एस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होती है, यहाँ पे फाई होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट होती है एम्पियर इंटू टर्न्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स की यूनिट होती है एम्पियर इंटू टर्न्स। सेकंड टॉपिक इज करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को आई से डिनोट करते हैं और यूनिट होती है एम्पियर। मैग्नेटिक सर्किट में जो करंट होती है उसको फ्लक्स बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं फाई से, और उसकी यूनिट होती है वेबर। वेबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं। करंट डेंसिटी इक्वल होता है करंट अपॉन एरिया। तो ये करंट यूनिट एम्पियर हो गई, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। मैग्नेटिक सर्किट में जो करंट होती है उसको बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी, उसको डिनोट करते हैं बी से, और यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम बोलते हैं टेस्ला बोल सकते हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला एक ही चीज है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है उसको आर से डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट होती है ओम।
मैग्नेटिक सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है उसको रिलेक्टेंस बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं एस से डिनोट करते हैं, और यूनिट होती है एम्पियर टर्न पर वेबर, एम्पियर इंटू टर्न पर वेबर। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है उसको ई से डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक सर्किट के अंदर उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसकी यूनिट होती है एम्पियर इंटू टर्न पर मीटर, एम्पियर इंटू टर्न पर मीटर। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो चालकता होती है कंडक्टिविटी, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू 1/RA, सिग्मा इक्वल टू L/RA, जहाँ L लेंथ है, R डिस्टेंस है और A एरिया है। इसकी यूनिट होती है साइमन पर मीटर स्क्वायर, साइमन पर मीटर, कनेक्टिविटी को बोलते हैं, यूनिट है साइमन पर मीटर। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में जो कनेक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं परमिबिलिटी बोलते हैं, उसको म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू इक्वल टू 1L/SA, L/SA। यहाँ पे L अगेन कंडक्टर की लेंथ है, S रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं रिलेक्टेंस बोलते हैं, और A एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो इसकी जो परमिबिलिटी इकाई होती है मैग्नेटिक सर्किट में उसको बोलते हैं हेनरी पर मीटर। तो ये कुछ कंपैरिजन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट बीच में जो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ये क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक से है। द करंट विच चेंजेस इट्स पोलैरिटी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड वैल्यू एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। वो करंट जो अपनी डायरेक्शन और अपनी वैल्यू दोनों ही समय के साथ साथ बदलती रहती हो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये हम देख सकते हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट की वेव बना रखी है हमने, 0, 90, 180, 270, 360। तो ये साइकिल चलती रहेगी, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव मैक्सिमम एक बार नेगेटिव मैक्सिमम, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम फिर नेगेटिव मैक्सिमम। ये कितनी साइकिल डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी साइकिल बनेगी। अगर किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है तो 5 साइकिल बनेगी ऐसी। ये पॉजिटिव नेगेटिव मिला के कंप्लीट एक साइकिल बनती है। साइकिल, वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल इज नोन एज साइकिल। जो ऐसी फ्लो होती है तो एक बार मैक्सिमम जाएगी एक बार नेगेटिव जाएगी, एक बार मैक्सिमम जाएगी पॉजिटिव टाइम में, एक बार जाएगी नेगेटिव टाइम में। तो जब पॉजिटिव होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, और जब नेगेटिव होती है उसको बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के हम कहते हैं साइकिल। टाइम पीरियड, एसी की पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल पूरा करने में जैसा समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन फुल साइकिल बाय एसी वोल्टेज करंट इज नोन एज टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम सेकंड में मेजर करते हैं, T इक्वल टू 1/f, वेयर F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो कंप्लीट टाइम जो लग रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, एक बार पॉजिटिव जाएगी देन नेगेटिव देन 0 तक जाएगी, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकंड बाय एसी वोल्टेज और करंट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में आपके एसी वोल्टेज ने कितने साइकिल्स कंप्लीट की, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, यहां से लेके यहां तक टाइम T लग रहा है, तो हम कह सकते हैं एक सेकंड में जितनी साइकिल बनती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और साइकिल्स पर सेकंड को हम हर्ट्ज बोलते हैं, और हर्ट्ज को साइकिल पर सेकंड बोलते हैं। इफ इन इंडिया देयर इज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एसी की, इसका मतलब हुआ कि एसी वोल्टेज करंट एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट करेगा। इस तरह की 50 साइकिल बनेगी एसी की, उसको फ्लो होने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर वेलोसिटी, number of cycles completed in radian per second by AC voltage or current is known as angular velocity. Angular velocity is measured in radian per second. एक सेकंड में कितने रेडियन कंप्लीट हुई, अगर एक साइकिल कंप्लीट होती है तो उसको हम बोलते हैं 2 पाई रेडियन बोलते हैं हम। ऐसे कितने साइकिल कंप्लीट हुई उसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो वो आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, और f इक्वल टू 1/t होता है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/t। f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, हर्ट्ज, टाइम T इक्वल टाइम पीरियड ऑफ एसी इन सेकंड।
तो एक साइकिल इक्वल टू 2 पाई रेडियन, जितनी साइकिल बनेगी उसको हम 2 पाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में, इसकी इकाई होती है रेडियन पर सेकंड। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, हम देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, तो या ऐसी की वैल्यू 0 है, या मैक्सिमम है, या फिर 0, या मैक्सिमम नेगेटिव देन 0। तो हम देख सकते हैं अलग अलग टाइम की वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू है, ऐसी कि हम देखते हैं v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो t की अलग अलग वैल्यू के लिए v और i की वैल्यू अलग अलग आती है। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग टाइम के लिए जो भी वैल्यू होती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक की मान। द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अलग अलग टी की वैल्यू के लिए t1 के लिए वैल्यू आएगी v1, t2 के लिए आएगी v2, ऐसे ही अलग हम पॉइंट ले सकते हैं। तो जो भी वैल्यू होगी अलग करंट और वोल्टेज की उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, v1, v2, v3। और ये जो वैल्यू है v मैक्सिमम पॉजिटिव और v मैक्सिमम नेगेटिव, ये है इस एसी वोल्टेज करंट का मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव, मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम पीक वैल्यू, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वीएम और आईएम से। द मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इसको मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू भी कहते हैं। हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक बार वोल्टेज मैक्सिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगी, उसको बोलते हैं वी मैक्स आई मैक्स। नेगेटिव हाफ साइकिल में भी एक बार वोल्टेज करंट मैक्सिमम होगा नेगेटिव साइड में, इसको बोलते हैं वी मैक्स आई मैक्स। इन वैल्यू को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं या मैक्सिमम पीक वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो बहुत सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेंगे हम यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से 360 डिग्री तक, उन सब का सम निकालेंगे, उसको कहते हैं एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू कहते हैं। द एवरेज ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज नोन एज एवरेज वैल्यू। तो अगर हमने बहुत सारी वैल्यू मान ली यहाँ पे, तो वी एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन n। और अगर हम करंट की बात करें तो आई एवरेज इक्वल टू i1 प्लस i2 एंड सो ऑन अपॉन n। तो जितनी भी हम यहाँ पे अलग टाइम के लिए वैल्यू लेंगे उन सबका एवरेज निकालेंगे, उसको कहते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू और मैक्सिमम जो वैल्यू होती है पीक वैल्यू, उसमें रिलेशन होता है वी एवरेज इक्वल टू वी एम अपॉन 2 पाई। इसको आप सोल्व करेंगे तो 0.637 वी एम आएगा। आई एवरेज इक्वल टू आई एम अपॉन 2 पाई इक्वल टू 0.637 आई एम आएगा। इक्वेशन में वी एम मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, आई एम मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको हम इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, इसको वी आर एम एस शो करते हैं। यहाँ पे हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाली थी v1, v2 एंड सो ऑन, उसको हम स्क्वायर करेंगे, देन मीन निकालेंगे, देन रूट लेंगे। स्क्वायर करना, देन मीन यानी एवरेज निकालना, देन उसका रूट लेंगे, वो कहलाएगा रूट मीन स्क्वायर। द रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज नोन एज आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर एंड सो ऑन अपॉन n। ऐसे हम करंट का लिख सकते हैं आई आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर प्लस i3 स्क्वायर एंड सो ऑन अपॉन n। जो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाली थी उसका हम स्क्वायर, देन एवरेज, देन उसका अंडर रूट लेंगे, तो कहलाएगा आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में रिलेशन होता है आई आर एम एस वी आर एम एस इक्वल टू वी एम अपॉन रूट 2। सोल्व करेंगे तो 0.707 वी एम आएगा। आई आर एम एस इक्वल टू आई एम अपॉन रूट 2 इक्वल टू 0.707 आई एम आता है। और वी एम आई एम क्या है, वी एम मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, और आई एम इक्वल टू मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्म फैक्टर। द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज नोन एज फॉर्म फैक्टर। केएफ, इसको कैसे डिनोट करते हैं, वी आरएमएस अपॉन वी एवरेज इक्वल टू फॉर्म फैक्टर होता है। अगर हम करंट की बात करें तो केएफ इक्वल टू आई आरएमएस अपॉन आई एवरेज। और वी आरएमएस आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वी एवरेज एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, आई आरएमएस आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आई एवरेज एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और साइन वेरिएबल का ध्यान रखना, मान कि जो फॉर्म फैक्टर होता है उसका मान होता है 1.11। साइन वेव के लिए वी आर एम एस और वी एवरेज या आई आर एम एस आई एवरेज का मान रेशो जाता है, ये आपको याद रखना है, 1.11 होता है। इसमें इस क्वेश्चन में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मैंने आपको डायग्राम हर जगह बनाया है रिप्रेजेंट करने के लिए, समझाने के लिए। आपको डायग्राम एक ही जगह बनाना स्टार्टिंग में,
जब भी क्वेश्चन आए ऐसे फंडामेंटल्स का, तो डायग्राम एक ही जगह बनाइए, बार बार डायग्राम नहीं बनाना है, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, डिराइव ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन को डिराइव करना है। ये एक हमने इक्वेशन बनाई, यहाँ पर डायग्राम बनाया है। ये ट्रांसफार्मर का फ्लक्स का टाइम के साथ वेरिएशन है, ये फ्लक्स है। ये टोटल फ्लक्स जो है, एक बार पॉजिटिव हो रहा है, एक बार नेगेटिव हो रहा है टोटल टाइम टी में। यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम पॉजिटिव है, यहाँ फ्लक्स मैक्सिमम नेगेटिव है। ये टोटल टी है, ये T/2 है साइकिल आपका यहाँ से यहाँ तक, और T/2 का हाफ करेंगे तो T/4 आएगा। तो टोटल टी है, और टी का जो चौथा हिस्सा है उसको कहते हैं T/4। तो चौथे हिस्से में, टी के चौथे हिस्से में आपका मैक्सिमम हो रहा है। इंड्यूस ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ ट्रांसफार्मर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। हमने पढ़ा ट्रांसफार्मर में, E = -N d∅/dt, इक्वेशन नंबर 1। द फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम इन 1/4 साइकिल, हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो स्मॉल t = T/4 हम देख सकते हैं यहाँ से इस डायग्राम से। तो स्मॉल t = T/4, इक्वेशन नंबर 2। वी नो दैट टाइम पीरियड t = 1/f, where f = ऐसी फ्रीक्वेंसी। तो ये t = 1/f यहाँ इक्वेशन 2 पुट करेंगे, तो इक्वेशन आएगी आपकी t = 1/4f, इक्वेशन नंबर 3। हम इसका एक डेरिवेटिव करेंगे, dt = चेंज इन टाइम = 1/4f। अगर हम एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालें हम, तो d∅/dt = φ2 - φ1/t2 - t1। तो फाइव में चेंज कितना होगा, φm हुआ, और dt में चेंज कितना, 1/4f हुआ। इसको सोल्व करेंगे तो d∅/dt = 4 × f × φm, इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। From equation number 1, we know that average induced EMF is equal to the product of number of turns into rate of change of flux. इक्वेशन नंबर 1 वापस हमने यूज की यहाँ पे, E average = N × d∅/dt, इक्वेशन नंबर 6। ये जो माइनस शो करते हैं यहाँ पे, ये माइनस केवल मैथमेटिकल के यूज करते हैं कि वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो धारा में प्रवाह का विरोध करता है, इसलिए हम माइनस साइन यूज करते हैं। तो वो हम यहाँ प्रैक्टिकली यूज नहीं करना है, केवल समझने के लिए, ठीक है वो। अब ये इक्वेशन 6 है, इसमें d∅dt का मान इक्वेशन 5 से रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ d∅dt फ्रॉम इक्वेशन 5 × 6, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो E average = N × 4 × f × φm, ये वैल्यू इसकी जगह पुट करनी d∅dt की जगह, इक्वेशन 7 आएगी। E average = N × 4 f × φm, इक्वेशन नंबर 7। हमने पढ़ा था अभी लास्ट क्वेश्चन में, वी नो दैट फॉर साइन वेव फॉर्म फैक्टर E average = 1.11। तो हम इस इक्वेशन से हमको निकालना है फॉर्म फैक्टर से ई आर एम एस = 1.11 E एवरेज, इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन 7 से E एवरेज की वैल्यू इक्वेशन 8 में पुट करने पर, हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 में E एवरेज है, वो इक्वेशन नंबर 8 में पुट करना है। तो E आर एम एस = 1.11 इंटू N × 4 × f × φm, ये हमने इक्वेशन नंबर 7 से पुट करेंगे इस जगह पर, तो ये आंसर आ जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो E आर एम एस = 4.44 f × φm × n वोल्ट्स, इसकी यूनिट वोल्ट होगी E आर एम एस की, इक्वेशन नंबर 9। वेयर E आर एम एस = RMS वैल्यू ऑफ इंड्यूस वोल्टेज, इंड्यूस EMF वोल्ट्स में, φm मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इन वेबर, वेबर को हम W लिखते हैं शॉर्ट में, F = AC सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, एंड नंबर ऑफ टर्न्स n = number of turns in प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जो इक्वेशन 9 बनी वो एक कॉमन इक्वेशन है इंड्यूस ईएमएफ की, E = 4.44 f φm × n। अगर हमको दो इक्वेशन निकालनी हो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए, तो इफ प्राइमरी वाइंडिंग हैज नंबर ऑफ टर्न्स n1, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 E1 = 4.44 f × φm × n1 कर देंगे वहां पे n की जगह पर, तो ये इक्वेशन नंबर 10 बन जाएगी। इफ सेकेंडरी वाइंडिंग हैज नंबर ऑफ टर्न्स n2, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 E2 = 4.44 f × φm × n2, जहाँ n1 था वहाँ n2 कर देंगे, तो आपकी इक्वेशन नंबर आ जाएगी सेकेंडरी के लिए। तो इक्वेशन नंबर 10 और 11 इज द इंड्यूस ईएमएफ इक्वेशन फॉर ट्रांसफार्मर फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग।
ठीक है, ये आपका बी पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी को डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। यहाँ पर पार्ट सी आपका एंड होता है मई 2020 का 22 का जो BTR का पेपर है वो कंप्लीट होता है।